नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोग जो है वनस्पति के प्रकार के बारे में पढ़ा हुआ था ना कि वनस्पति कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होता मतलब मैग्रोव वन, बहुत सारे वनों के बारे में जो वन होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ा था। कौन सा वन कहाँ पाए जाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था और नोट्स के बनाने के तरीके भी बताए थे कि कौन सा पॉइंट आपको नोट्स में नोट करना है। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वन्य प्राणी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वन्य प्राणी के बारे में आज हम लोग जो है ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो है हमारा टॉपिक है वन्य प्राणी और आज ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा, मतलब कि आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर कल से शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। मतलब कि जो है वनस्पति प्रकार की भांति, जैसे वनस्पति में संपन्न था भारत, उसी तरह से भारत जो है विभिन्न प्रकार के प्राणियों से भी संपन्न है। यहां जीवों की 89,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। भारत में जीवों की कितनी प्रजातियां लगभग पाई जाती हैं? तो भारत में जीवों की लगभग 89,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रकार की प्रजातियां पाई, मतलब 1200 से अधिक प्रकार के पक्षियां पाई जाती हैं। मतलब कि तरह तरह के पक्षियां ही जो है मतलब 1200 प्रकार की प्रजाति पाई जाती हैं। यह विश्व का कुल 13% है, मतलब विश्व का कुल 13% भारत में पाया जाता है। बाकी जो है बचता जो है 87%, उसमें से पूरी दुनिया है और 13% अकेले भारत में है। ठीक है, मछलियों की 2500 प्रजातियां हैं, मतलब कि 2500 प्रजातियां किसकी हैं? तो 2500 प्रजातियां जो है मछली की है, जो विश्व के लगभग 12% है। मतलब कि जो मछलियों की प्रजातियां हैं यह विश्व के लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। मतलब कि भारत में विश्व के 5 से 8% जो है वह उभयचरी और सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर क्या होता है? पाए जाते हैं। अब स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कि स्तनधारी जो जानवर हैं इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हाथी है। ठीक है, ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। कौन वन कहां कैसे पाए जाते हैं कल इसको मैंने बताया हुआ था। एक सींग वाले गैंडे तथा अन्य जानवर हैं, मतलब एक सींग वाला गैंडा और एक सींग गैंडा, मतलब फोटो वगैरह में आप लोग देखे होंगे एक सींग के गैंडे को। ये देखिए वन्य, मतलब कौन सा वन्य अभ्यारण्य है, मतलब कौन सा कहां वन्य प्राणी निचय। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमको एक लोगो बना के दिया हुआ है, मतलब कि जो रेड कलर की बिंदी टाइप का है वो कौन सा है? वो है वन्य प्राणी अभयवन ना। और जो है स्टार की तरह बना हुआ है वो है पक्षी अभयवन, है ना। और जो त्रिभुज के आकार का बना है वो नेशनल पार्क है। तो अब आप देख सकते हैं कौन सा कहां पे है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं आसानी से कि रंगाडितु, ये देखिए रंगाडितु यहाँ पे है, फिर बांदीपुर यहाँ पे है, फिर मांडूमलाई, ये देखिए मांडूमलाई, ये जो रेड कलर की है वे वन्य प्राणी अभयवन है, मतलब वन्य प्राणी अभयवन। तो ये जो है मांडूमलाई वन्य प्राणी अभयवन है। ठीक है, और देखो रंगाडितुंतु, ये देखिए क्या है? तो ये है पक्षी अभयवन। और त्रिभुज के आकार का देखिए बांदीपुर वाला जो बना है ये क्या है? तो ये है जो है पक्षी अभयवन। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? ये नेशनल पार्क, सॉरी नेशनल पार्क नहीं, वन्य प्राणी अभयवन। ये देखिए अटू नगरम, ये भी देखिए वन्य प्राणी अभयवन है। कवाल, ये देखिए वन्य प्राणी अभयवन है। और आप ऐसे इसी प्रकार से देख सकते हैं पूरे देश में, ये पूरे मैप में आप अपनी किताबों में देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन से मतलब क्या है।
ठीक है, और इसका याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ज्यादा अधिक पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, फिर वो यूपीएससी हो या भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी में इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं, एक दो प्रश्न तो पक्का बनते हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है नोट्स में अपने नोट कर लीजिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। मतलब कि जो है कच्छ के रण और थार का जो मरुस्थल है वहां पे जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। ठीक है, भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। मतलब कि ये जो है पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, और देखो कच्छ के रण में जो है क्रमशः क्या पाए जाते हैं, तो गधे पाए जाते हैं, ऊंट रहते हैं, और फिर भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण और कुछ अन्य जानवर जो कि भारत में ही पाए जाते हैं। भारत में बंदरों की अनेक प्रजातियां हैं। देखो लंगूर बंदर, और कोई एक बंदर होता है जिसका मतलब मुंह काला नहीं होता है, एक बंदर कोई मतलब तरह तरह की प्रजाति बंदरों की भी पाई जाती है ना। तो जो है कई तरह के बंदरों की प्रजातियां पाई जाती हैं भारत में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1972 में लागू हुआ। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है नोट्स में अपने नोट कर लेना। ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। भारत जो है विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी जो है कि भारत में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं बाघ, तो आप कमेंट में बताइएगा कितने प्रतिशत पूरी दुनिया के बाघ भारत में अकेले पाए जाते हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, भारत जो है विश्व का अकेला देश है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात के गिर जंगल है, और बाघ मध्य प्रदेश के तथा झारखंड वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा इसको। एशियाई शेर जो है वो गुजरात के गिर में ही केवल पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो है हम लोग कि यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, आगे देखते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी यह शिकारी जानवरों का मुख्य रूप है। मतलब कि तेंदुआ किस रूप मतलब जाति का है, तो तेंदुआ बिल्ली जाति का है। आप ये याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में कि तेंदुआ किस जाति का है, तो उसमें बताया गया है कि तेंदुआ जो है मतलब ये देखिए यहाँ पे दिया गया तेंदुआ बिल्ली जाति का है। ठीक है, ये याद रखिएगा, परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं। अब देखिए हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर जो हैं अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। मतलब कि हिमालयी क्षेत्रों में जो जानवर पाए जाते हैं वो अपेक्षाकृत जो है कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। मतलब कि ये जो जानवर होते हैं अत्यधिक ठंड में भी क्या होता है, जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो कि गुच्छेदार सींगों वाला बैल होता है। मतलब जो याक पाए जाते हैं लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में, उन सींग वाले मतलब कि जो गुच्छेदार सींगों वाले बैल भी मतलब याक पाए जाते हैं, और गुच्छेदार सींगों वाले बैल पाए जाते हैं। बैल जैसा है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। मतलब कि जो पाए जाते हैं याक, इनका भार कितना होता है, तो लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंघा भारल जिसको नीली भेड़ कहा जाता है,
जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगल के गधे, कियांग किसको कहा जाता है? तिब्बती जंगल के जो गधे हैं उनको कियांग कहा जाता है। ये जो बता रहा हूं ना, भारल, ऐसे प्रश्न पूछ लेगा भारल किसको कहते हैं, विकल्प में दे देगा तुमको नीली भेड़ और काली गाय, मतलब तमाम प्रकार के 3-4 विकल्प दे देंगे आपको, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये याद रख लीजिएगा, भारल जो है नीली भेड़ को कहा जाता है, कियांग किसको कहा जाता है? तिब्बती जंगली गधे को कहा जाता है। कियांग भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं, लाल पांडा जो है वो भी कहीं कुछ कुछ भागों में मिलते हैं, ठीक है। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। मतलब कि नदियों में, झीलों में जो है, समुद्रों में, क्षेत्रों में मगरमच्छ और घड़ियाल क्या होता है? पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा जानवर है जो विश्व के लगभग, मतलब घड़ियाल एक ऐसा जानवर है जो विश्व के केवल भारत में, मतलब कि जो घड़ियाल है वह केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जैसे कि पाए जाते हैं जैसे मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि। कुछ पक्षी प्रजाति जो कि देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं, मतलब कुछ पक्षी प्रजाति जो है देश के वनों और आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं, मतलब आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे। आगे देखिए हमको दिया हुआ है, यहाँ पे हमको प्रश्न दिया हुआ है, तो प्रश्न आप जो कमेंट में आंसर बता दीजिएगा इसका। उपरोक्त समाचार पत्रों के अंशों में कौन सा समाचार महत्वपूर्ण प्रतीत होता है? पहला, यहाँ पे समाचार दिया हुआ है, देख लीजिए, न्यूज की क्लिपिंग है। ये प्रश्न आपके बुक में होगा, तो आप बुक से देख के जो है इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। पक्षी प्रवास सुना होगा आपने बहुत। पक्षी प्रवास जो है भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है। यहाँ लाल सुंदर कलंगी वाले फ्लैमिंगोए हजारों संख्या में आते हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसला बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश के अनेक दर्शनीय दृश्यों में भी एक है ये पक्षी जो है, पक्षी प्रवास। अब चलिए हम देखते हैं आगे। आगे हमको दिया हुआ है, हमने अपनी जैव विविध पर्यावरण में चुनी है, यानी कि खाने योग्य पौधे के नीचे में हमने बहुत से औषधीय पादपों का प्रयोग कर उसका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु की प्रकृति द्वारा दिए गए बहुत सारे जानवरों में चुने गए हैं। जानवर जो है हमें बोझ ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में कार्य करते हैं। इनमें सांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। मछली में पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों का परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़े पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः इसका संरक्षण अनिवार्य है। मतलब जितने भी प्रजाति हैं उनका पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत बड़ा योगदान है और इनका संरक्षण भी बहुत अनिवार्य है, ठीक है। जैसा कि पहले बताया गया है, मनुष्यों द्वारा पादप जीवों का अत्यधिक उपयोग और पारिस्थितिक असंतुलन हो गया है। लगभग 1300 प्रजातियां संकट में हैं, याद रखिएगा। 1300 प्रजातियां जो हैं वो क्या हैं, तो वो संकट में हैं और 20 प्रजातियां तो विनष्ट हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी हैं, अब उनकी कोई प्रजाति है ही नहीं।
काफी वन्य जीवन प्रजाति की संकट में कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों और व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और उद्योगों को अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास और वन्य की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलन करने का कारण है। अपने देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। ठीक है, अपने देश भारत में जो है कई कदम उठाए गए हैं इसके लिए सरकार द्वारा। पहला क्या है, देश में 14 जीव निचय और आरक्षित क्षेत्र स्थापित की, जिसमें 4 सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और नीलगिरी केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु की गणना विश्व के जीव निचय में की जाती है। ठीक है, ये 14 जीव निचय हैं, इसका आप नाम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसका जो है नाम अवश्य नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करिए और इसको नाम जो है आप नोट कर लेना। और दूसरा जो सरकार द्वारा उठाए गए कदम में से क्या है, तो दूसरा है सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। तीसरा है शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। और चौथा है जो है नवासी नेशनल पार्क 490, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वन्य प्राणी अभयवन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र पादपों की संपत्ति के लिए बना। ये जो भी बताया ना मैंने सरकार द्वारा उठाए गए कदम, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे इससे। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम सभी अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अविनाश काल समाप्त हो जाए। मतलब कि यह तभी संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश काल जो है वो समाप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए जो है आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा चैप्टर अब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आज जो है हम लोगों ने वन्य प्राणी के साथ ही हमारा ये चैप्टर, ये जो होता है चैप्टर वन्य प्राणी के साथ ही हमारा समाप्त होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने चैप्टर 5 को वन्य प्राणी और वनस्पति को पूरा कंप्लीट किया है। अब जो है हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर जनसंख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें डेटा जो दिए हैं 2001 की जनगणना के हैं, तो आपके लिए उतना यूजफुल नहीं होंगे, बट थोड़ा बहुत मैं इसमें बताऊंगा। बाकी इसमें जो डेटा दिए गए हैं वो आपकी 2001 की जनगणना के अनुसार होंगे। ठीक है, तो इसमें 2001 की जनगणना का लगभग पूछा जाता नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो जरूर शेयर कर देना यार।